नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सर बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट पेज 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का जिक्र करने वाले हैं। ये 8 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका पेपर है। ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसी लेवल का आपका CGL एग्ज़ाम भी आता है, क्योंकि जो पोस्ट होती हैं 4600 4200 ये यही वाली पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ASO होता है या कई सारी पोस्ट, तो जिसके लिए CGL एग्ज़ाम होता है आपको पता होगा 4600 ग्रेड पे 4200 2800 2400 ये इसके लिए होता है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम होता है वो इसके लिए होता है, तो उसके पेपर करने वाले हैं। और जो आपका CGL CHSL 2021 आने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट भी होगी, तो कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो पाए ख़त्म कर लो। और इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस रहेगा उतनी जल्दी ग्रेजुएट लेवल की सीरीज़ भी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पे आते हैं। दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, वीडियो इंग्लिश में है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि एक भी प्रश्न आपको चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से प्रॉब्लम ना हो। हिंदी मीडियम में मैं ट्रांसलेट कर दूँगा, चूँकि इतना टाइम नहीं है कि इसको हिंदी में भी टाइप करवाया जा सके। हिंदी का अलग PDF है, इंग्लिश का अलग, तो इंग्लिश में लेके हिंदी में समझाना, यानी दोनों लैंग्वेज वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। टेलीग्राम पे PDF देने की कोशिश करूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। आपको बता दूं मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। पहला प्रश्न आपका ज्योमेट्री से है। कहा त्रिभुज PQR में Q कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ट्रायंगल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप जाके स्टार बैच वाली क्लास देख लीजिएगा अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो। कोई ट्रायंगल दिया गया है PQR जिसका एंगल Q यानी कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है। राइट, कहा गया कि PR बराबर 17 है और PQ बराबर 8 है। तो अगर ये 8 है या 17 है तो ये 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट। कहा गया बाइसेक्टर जो P का है वो QR को S पे मिलता है, QR को S पे मिलता है। तो आपको फाइंड करना है SR की लंबाई। आपको पता है जो ये PS ड्रॉ किया गया है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर इस कोण P का एंगल बाइसेक्टर PS है तो SR और SQ की जो लंबाई होगी उसका अनुपात जो होगा, यानी कि अगर एंगल बाइसेक्टर है PS तो SR बटे SQ बराबर इस साइड वाली साइड 17 बटे इस साइड इसके साइड वाली साइड 8। ठीक है, यानी SR और SQ का अनुपात हो गया 17:8। अब आप कह सकते हैं कि SR अगर 17 यूनिट है तो SQ को हम 8 यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का अनुपात 17:8। तो अगर SR 17 यूनिट हो गया और ये 8 यूनिट हो गया, यानी दोनों मिलकर 25 यूनिट, और 25 यूनिट बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 0.6 सेंटीमीटर। अब अगर 1 यूनिट 0.6 सेंटीमीटर के बराबर है तो SR की लंबाई पूछी गई है, दैट इज कितना यूनिट, 17 यूनिट। यानी कि यहाँ से हमारा SR हो जाएगा 17 यूनिट, यानी कि 17 गुणे 0.6, 17 छक्के 102 होता है, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव, यानी 10.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगला प्रश्न आपका ट्रिगो से, और ऐसे प्रश्न आते जाएंगे और फटाफट लगाते जाना। CGL में इसी टाइप के प्रश्न, CHSL में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रिगो का प्रश्न आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वैल्यू ना पुट करना चाहो तो भी कर सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कि 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अगर 2 है तो आपसे cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी गई। राइट, अब देखो अगर इसको आप ना सॉल्व करना चाहो, मतलब वैल्यू पुटिंग ना करना चाहो, वैल्यू पुटिंग यानी कि 0 नहीं रखना है और 90 नहीं रखना है, तो 30 45 और 60 रख के ट्राई कर लेना। ठीक है, 30 45 और 60 रख के ट्राई कर लेना, जो भी आंसर आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो मैं 30 रखूँ तो 6 इंटू कॉस स्क्वायर 30 यानी 3/4 हो जाएगा, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे कॉस 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू √2, वो भी इंटीजर नहीं बनाएगी, यानी 60 रख के ट्राई कर सकते हैं। अगर थीटा 60 रखोगे तो 6 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी 1/4 प्लस कॉस 60 यानी 1/2, तो 6/4 यानी कि 3/2 प्लस 1/2 2, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो cosec 60 2/√3 प्लस cot 60 1/√3 प्लस tan 60 कितना हो जाएगा, √3। तो 2/√3 प्लस 1/√3 3/√3 जिसकी वैल्यू √3 और प्लस √3, तो 3√3 प्लस √3 तो 2√3 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 = 0 है ना। अब 6 दूनी 12 के दो ऐसे गुणनखंड करने जिनको घटाने पे 1 आए तो 4 और 3 हो जाएगा, यानी इसके दो फैक्टर बनेंगे 2 cos थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा इंटू 3 cos थीटा प्लस 2 और माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा
3 cos थीटा प्लस 2। 3 cos थीटा प्लस 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि cos थीटा 1/2 यानी थीटा 60। तो फिर ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। मैंने आपको बता रखा है अलजेब्रा का जब बेसिक करवाया कि x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर दोनों का गुणनफल 21 है, एक साथ दूसरा अपने आप 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इफ़ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला देन गो फॉर दैट बेसिक वन वीडियो, मतलब बेसिक वाली वीडियो जो मैंने करवा रखी है अलजेब्रा की, उसके लिए जाओ और वो करो। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, यानी अगर आप सॉल्व करो तो ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, राइट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता होनी चाहिए एक्स वाई की वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर दोनों को जोड़ोगे, इस इक्वेशन को 1 मानो, इसको 2, दोनों को जोड़ दोगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। और अगर इसमें से घटाओगे दोनों को तो माइनस एक्स वाई यानी माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी एक्स वाई बराबर -2 हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5 बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई बराबर -2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, तो आपका उत्तर 5/4। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक धन है जो 14,641 हो जाता है 4 साल में 10% पर एनम पे जब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है एनुअली, तो कहा गया सेम सम 3 से 2/5 सालों में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे सेम रेट पे। देखो आपको पता है कि कोई धन था 4% मतलब 10% की रेट से, 10% मतलब कि 10 अगर था तो 11 हो जाता है एक साल में, 4 साल की बात होती तो 10 के पावर 4 होता तो 11 के पावर 4 हो जाता, यानी कि आपका धन 11 के पावर 4 मतलब होता है 14,641, यानी आपका धन कितना हो जाता है 14,641। अगर वो कितना होता 10 के पावर 4 यानी कि 10,000 होता, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 10,000। अब आपसे कहा गया रेट यही रखना है 10%, कितने साल का 3 से 2/5 साल का, यानी 3.4 साल का। आपको पता है कि 10% अगर एक साल का तो 3/4 साल का कितना हो जाएगा 34%, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 34%। 34% अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पे तो कितना हो जाएगा 3400। अब आपसे पूछा गया नेट अमाउंट कितना बनेगा, तो आपने कहा 10,000 प्रिंसिपल है, 3400 ब्याज, यानी कि 13,400 आपका प्रिंसिपल टोटल अमाउंट बन जाएगा। डीआई का प्रश्न है, डरना नहीं है। कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल है ABCDE 5 अलग अलग व्यापारियों द्वारा बेची गई 19 और 20 में, 19 ब्लू वाला है और 20 ये आपका ऑरेंज वाला है, ठीक है। ये A द्वारा, ये B द्वारा, ये C द्वारा, D द्वारा, E द्वारा। अब क्या कहा गया, कहा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 2020 एज कम्पेयर टू दैट इन 2019 इज बिलो 15% फॉर विच ऑफ द डीलर। कहा गया 20 में मतलब 2020 में जो परसेंटेज इंक्रीज है, यानी 2019 की तुलना में 20 में जो इंक्रीज है वो किसमें 15% से कम है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 200 से 240 हो गया, यानी कि 40 बढ़ा 200 पे, तो 200 का 40 कितना परसेंट हो जाएगा 20%। आपसे 15% से कम वाला पूछा गया, यानी ये नहीं आएगा। 180 से 225 यानी 45 बढ़ गया 180 पे, ये भी 20% से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 का 20% ही मतलब वैसे तो ये 25% हो जाएगा, 180 का 25% होता है 45, तो यहाँ पे ये भी 20% से 15% से कम नहीं। 250 से 200 हुआ, यानी कि 50 की कमी यानी कि 20% की कमी हो गई। आपसे पूछा गया 15%, मतलब ऐसा देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 15% से कम कौन सा। अगर यहाँ पे देखें तो 300 से बढ़ के 360 हो गया, यानी कि 20%, अरे 60 बढ़ा यानी 20%। यहाँ पे अगर देखें तो 350 से 400 हो गया, यानी कि बढ़ा कितना 50, कितने पे 350 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा आप कहेंगे 50 एकम 50, 50 सत्ते 350, यानी कि 1/7 बराबर होता है। 1/7 भिन्न में परसेंटेज में अगर हम चेंज करें तो 14 से 2/7% के बराबर होता है। और यही पूछा गया था कि कौन से डीलर का जो 2020 में परसेंटेज इंक्रीज है वो 15% से कम है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डीलर ही, राइट। टाइम एंड वर्क एज यूजुअल आपके CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम जो SSC आप देने जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया एक वर्क को करने में A जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है B से, यानी कि A की कार्य क्षमता B से 40% ज़्यादा, यानी B अगर 5 काम करता है तो इसका 40% यानी 2 ज़्यादा A करता है, यानी A करता है 7। अगर कहा गया दोनों एक साथ काम करते हुए कोई काम 15 दिन में करते हैं, आपको पता है अगर दोनों एक साथ काम करें तो 7, 5, 12 काम एक दिन में होगा। अगर 15 दिन में 12 यूनिट पर डे करते हुए काम खत्म करते हैं, यानी टोटल काम 15 × 12 यानी 180 यूनिट हो जाएगा। अब कहा गया A स्टार्ट करता है वर्क और 15 दिन बाद छोड़ देता है। A एक दिन में करता है 7 यूनिट, 15 दिन में उसने कर लिया होगा 105 यूनिट, यानी अब काम बचा होगा 75 यूनिट। अब कहा गया B और C काम करना शुरू करते हैं जो 10 दिन में इसे खत्म कर लेते हैं, यानी बचे हुए काम को B और C
जो 75 यूनिट बचा हुआ है उसको बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। यानी बी एंड सी कैन कंप्लीट द 75 यूनिट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। यानी बी एंड सी कैन डू 7.5 यूनिट पर डे। अगर बी और सी मिलकर 7.5 यूनिट एक दिन में करते हैं, बी अकेला 5 यूनिट, तो सी कितना करता होगा, 2.5 यूनिट। अब आपसे पूछा गया सी अकेले पूरे कार्य को कितना करे। आपको पता है टोटल कार्य है 180, एक दिन में करता है सी 2.5, तो टोटल डेज लगेंगे 180/2.5 यानी 180/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। 180/2 होता है, 180/5 होता है 36, 36 दूना 72 दिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, 72 दिन में पूरा, लेकिन यहाँ पे देखा है 1/3 पूछा गया। अगर पूरा काम 72 दिन में तो 1/3 कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, राइट। अब देखो ये ट्रिगो का प्रश्न है, यहाँ वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर हम इस पक्ष में अंश में हर को जोड़ें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी 2 सेक थीटा। फिर अंश में से हर को घटाएं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी 2 टेन थीटा। सेम चीज़ इधर भी करना पड़ेगा आपको, यानी 5 3 8, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी सेक थीटा बटे टेन थीटा 1/cos थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बराबर दिया गया 8/2 यानी कि 4। यहाँ से आपका कट गया कॉस थीटा यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1/4। अब साइन थीटा 1/4 आ गया, तो आपसे पूछा गया कॉसेक थीटा यानी कि 4 प्लस कॉस थीटा। अगर साइन थीटा 1/4 है तो कॉस थीटा कितना हो जाता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/16, तो 1 माइनस 1/16 यानी 15/16, 15/16 का वर्गमूल रूट 15/4, तो यहाँ पे रूट 15/4 लिख लो। और प्लस कॉट थीटा, आपको पता है साइन थीटा अगर 1/4 है तो देखो ऐसे देखो, ये 1 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 15। अब कॉट थीटा पूछा गया तो कॉट थीटा की वैल्यू रूट 15/1 यानी कि रूट 15 हो जाएगा। हर बराबर कर लो, तो 16 हो गया प्लस रूट 15 प्लस 4 रूट 15, यानी हर बराबर करोगे तो यहाँ पे 16 आएगा, और प्लस ये रूट 15 प्लस 4 रूट 15 यानी 5 रूट 15, और बटे में हर जो है 4 हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया 6300 रुपये को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए प्लस डी, यानी ए और डी के शेयर का कंबाइंड रूप से अनुपात बी और सी के कंबाइंड रूप से कितना है, 11/10 है। ठीक है, अब देखो अगर ए प्लस डी को हम माने 11 यूनिट पाते हैं तो बी और सी मिलकर 10 यूनिट, यानी कि चारों मिलकर 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर 6300, यानी 1 यूनिट बराबर 300 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 300 रुपये, राइट। अब आपसे कहा गया द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी, बी और डी के शेयर का अनुपात 8:9 है, यानी कि बी और डी के जो शेयर हैं वो 8:9 के अनुपात हैं। सी को मिलता है 1560 रुपये। अब देखो अगर बी को माने हम 8y मिलता है तो डी को 9y मिलता है, राइट। सी को 1560 रुपये मिलते हैं, सी को 1560 रुपये मिलते हैं। आप ऐसे देखो बी और सी को मिलके 10 यूनिट मिलता है, यानी बी और सी को मिलके 1 यूनिट बराबर 300, तो 10 यूनिट बराबर 3000, यानी बी और सी को मिलके 3000 रुपये मिलते हैं। सी को 1560 मिलता है, यानी बी को कितना मिलता होगा, बी और सी को मिलके 3000, सी को 1560, यानी इसको 1440 मिलता है। बी का आ गया, बी का 1440। और अगर हम बात करें कि देखो डी को, यहाँ देखो आपसे कहा गया इसका कितना हो गया, बी का 1440। बी का भी आपने देखा था कि 8 यूनिट, वो 8y है, 8y बराबर 1440, यानी 1y बराबर 180, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, 180 × 9 यानी कि 1620, यानी डी को मिलता है 1620। डी को मिलता है 1620 और ए और डी को मिलकर 11 यूनिट यानी कि 3300 रुपये मिलते हैं। देखो ए और डी को मिलकर 3300 और डी को अकेले 1620, तो ए को कितना मिलता होगा, निकाल लो। आप कहेंगे ए को मिलता है 1680 रुपये, तो ए का शेयर आ गया आपका, और आपका यहाँ से बी का शेयर आया था, तो आपसे कहा गया था ए और बी के शेयर का डिफरेंस कितना है, तो आप देखो 1680 और 1440 का डिफरेंस कितना है, 240। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था लेकिन आसान था, समझिएगा प्रश्न को। अब इससे कैलकुलेटिव प्रश्न क्या ही आएगा आपके एग्जाम में। कहा गया कॉस्ट प्राइस जो है दो आर्टिकल्स का ए और बी का वो सेम है, यानी कॉस्ट प्राइस की अगर हम ए और बी के लिए बात करें तो दोनों के लिए सेम है। कहा गया ए को 24% लॉस पे बेचा जाता है, यानी इसको लॉस पे बेचा जाता है, और बी को 270 रुपये ए के सेलिंग प्राइस से ज़्यादा पे बेचा जाता है। ठीक है, कहा गया नेट प्रॉफिट जो है दोनों आर्टिकल को बेचने पे 12% का आता है, तो आपसे कहा गया कि आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस कितना है। देखो एक बात बताओ, अगर हम माने कि ए का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो बी का भी क्रय मूल्य 100 रुपये माना जाएगा। ठीक है, कहा गया ए को 24% लॉस पे बेचा गया, यानी कि 76 रुपये पे बेचा गया, यानी 24 रुपये यहाँ पे हम गंवा चुके हैं। ठीक है, 24 रुपये गंवा चुके हैं। और कहा गया तो ऐसे देखो 100x मान लो, है ना, 100x मान लो,
अब ए को 76x में बेचा गया और आपसे कहा गया कि बी को 270 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है। किससे किससे 270 रुपये ज़्यादा? ए के विक्रय मूल्य से। अब एक बात बताओ, हमने टोटल खरीदा है 200x में, हम बेच रहे हैं 152x प्लस 270 का, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट होता है 12% का, नेट प्रॉफिट जो है 12%। अगर क्रय मूल्य नेट क्रय मूल्य 200x है, प्रॉफिट 12% का यानी कि 24x का प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 224। और ये भी विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का, ये भी विक्रय मूल्य है, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 224x बराबर 152x प्लस 270, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? घटाओ तो ये 2 हो जाएगा, ये 72x बराबर हो जाएगा 270। अब 72x बराबर 270, तो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी बतानी है। 72x बराबर 270 है, तो आपसे कहा गया बी का सेलिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ से आप काट लो 18 से, तो 18 चौको 72, 18 4x बराबर 15 हो जाएगा, यानी 76x, तो 19 से गुणा हो जाएगा, यानी 76x बराबर कितना हो जाएगा? 19 गुणे 15 यानी कि 285, यानी 76x 285 हो गया। तो बी का विक्रय मूल्य 285 प्लस 270 यानी कि 555 हो जाएगा। देखो आगे एक रेस ट्रैक होती है जो एक रिंग के शेप में है। कहा गया बाहरी सरकमफ्रेंस 880 है, 1012 है, और आंतरिक सरकमफ्रेंस 880 है। देखो एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस क्या होती है? आपको मैंने बताया अगर इंटरनल रेडियस r है तो 2 पाई स्मॉल r दिया गया 880, और अगर बाहरी रेडियस कैपिटल R है तो 2 पाई कैपिटल R दिया गया कितना? 1012। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक आपको पता है क्या होता है? अगर हमें ये रिंग की एरिया निकालनी तो आप कहेंगे बाहरी वाले वृत्त का एरिया का स्क्वायर, बाहरी वाले वृत्त का एरिया और माइनस आंतरिक वृत्त का एरिया, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर 2 पाई से इसको काटोगे तो ये 44/7 से कटेगा, यानी ये 140 हो जाएगा। यहाँ पे 44 से कटेगा तो 44 दूना 88, ये 44 ત્યાં 132, 23 गुणे 7 यानी कि 161 हो जाएगा कैपिटल आर। अब आपको निकालना पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करने के लिए आर प्लस आर करो, तो ये 161 प्लस 140 यानी 301, और गुणे 161 माइनस 140 21, तो आपका कट जाएगा, 7 ત્યાં 21 हो जाएगा। 22 का 301 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 6622 का 3 में गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 1 19, यही एरिया हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना। एक आदमी जो है अपने एक्सपेंडिचर मतलब जो सेविंग है उससे 40% ज़्यादा खर्चा करता है, यानी किसी आदमी की इनकम कुछ होगी, एक्सपेंडिचर कुछ होगा और सेविंग कुछ होगी। आपको दिया गया है कि उसकी जो इनकम है उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर करता है, कुछ सेविंग करता है, लेकिन जो उसकी सेविंग है यानी कि 5x उससे 40% ज़्यादा यानी 2x ज़्यादा, यानी कि वो 7x का एक्सपेंडिचर करता है। यानी कमाई कितनी होगी? इनकम बराबर होता है यानी कमाई बराबर होती है खर्चा प्लस सेविंग, यानी खर्चा प्लस बचत, तो 5x प्लस 7x यानी कि 12x इनकम हो गई। कहा गया अगर उसकी इनकम 40% से बढ़ जाए, यानी कि कितनी बढ़ जाए? 4.8x बढ़ जाए। 12 का 40% कितना हो जाएगा? 12 चौको 48 यानी 4.8x यानी 16.8x हो जाए। और कहा गया एक्सपेंडिचर 60% बढ़ जाए। एक्सपेंडिचर अभी तक कितना था? 7x, 60% बढ़ने का मतलब 4.2 बढ़ जाए, यानी 7 छक्के 42 यानी 4.2x बढ़ जाए, यानी कि कितना हो जाए? 11.2x। तो आपसे कहा गया कि वो अब कितना बचाता है? 2070 रुपये ज़्यादा बचाता है। देखो अगर हम बचत निकालें तो ये बचत मिलेगी 5.6x, और बचत पहले की बचत से कितनी ज़्यादा है? आप कहेंगे 0.6x, यानी बचत जो ज़्यादा है वो 0.6x रुपये है, जो कि दिया गया 2070। तो आपसे कहा गया इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर कितना था, यानी 7x की वैल्यू पूछेगी। अगर 0.6x बराबर 2070 तो 6x बराबर 20,700, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 यानी 3450, यानी 7x आपसे पूछा गया। तो 7x बराबर हो जाएगा 7 पचे 35, 7 चौको 28, 3 31, 7 तियाँ 21 और 3 24। आपसे 9 डिजिट नंबर दी गई जो 33 से डिविजिबल है। अभी तक 72 से आता था, 36 से आता था, 8 से आता था, इस तरह से। 33 का मतलब 3 से डिविजिबल भी होगा और 11 से डिविजिबल भी होगा। अब 33 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो सबसे पहले आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 9, 5, 7, x, 5, y, 6, z, 3 जो संख्या है, इट विल बी डिविजिबल बाई 3 व्हेन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाए। ये तो कट ही रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है, ठीक है, 7 और 2 भी कट रहा है, ठीक है। अच्छा 7 और 2 नहीं है ये, सॉरी 7 को ना काटो, ये 5, 5, 10, 6, 16, 7, 23। अब योग निकाल लो तो 5, 7, 12, ठीक है, और 5, 17 और 6, 23, 23,
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कट रहा है किससे, 3 से। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9, जेड की मैक्सिमम वैल्यू 9, यानी 9 या 27, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 50 और इसको 3 से काटना है। अब बस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू रखें, ताकि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं 27, ये 27 से तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन 23 प्लस एक्स प्लस वाई जेड किससे कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 23 प्लस एक्स प्लस वाई जेड ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से कटे। अगर हम यहाँ पे 24 रख देते, 23 24 47 नहीं कटेगा। अगर हम 27 रख दें, 23 27 50 3 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 26 रख दें, 23 26 49 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 25 रख देते तो 23 25 48 3 से कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू रख सकते हैं, 25। दैट्स ऑल। 11 से डिविजिबिलिटी आपको पता होगा, अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो 11 के टेबल का या 0 है तो 11 से कटती है। नंबर सिस्टम वाली वीडियो देख लेना। नंबर सिस्टम दिया गया, कहा गया एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 52.5। 28 संख्याओं का औसत अगर 52.5 है तो 28 का योग कितना हो जाएगा, 28 गुणे 52.5। क्योंकि पहली 12 का औसत 48.8 है, यानी पहली 12 का योग हो जाएगा 12 गुणे 48.8। नेक्स्ट 13 का अगर औसत 45.5 है, 45.8 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 13 गुणे 45.8। ये 28 संख्याएं थी, ये 12 संख्या, ये 13 संख्या। अब जो बची 3 संख्या है उनका योग निकालने के लिए 28 में से 12 और 13 का योग घटा दो तो बचेंगे 3 संख्या, उनका योग आ जाएगा। ठीक है। और कहा गया कि अगर उन 3 संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे सीधी सी बात बताओ, हमें नहीं मतलब कि वो संख्याएं कितनी थी, आपको बताइए ये कितना आया, 28 संख्याओं में से क्या हो गया, हमने 12 का योग घटाया और 13 का योग घटाया। पहली 12 का योग, लास्ट की, उसके बाद की 13, यानी लास्ट की 1 2 3 संख्याएं बची। हमें पता है कि पहली 12 का योग ये है, लास्ट की 13 का योग ये है, यानी ये 25 संख्याओं का योग इतना है। इन्हीं 25 का एवरेज पूछा गया, तो आपसे इससे मतलब ही नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या काम करोगे, आपको कि 12 का योग है 12 गुणे 48.8, 13 का योग है 13 गुणे 45.8, यानी कि 25 का योग हो गया इतना। अगर 25 का योग इतना है तो उनका औसत हो जाएगा बटे में 25 लगा दो। यही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप करोगे 12 का 50 में गुणा करो, 12 का 50 में गुणा करोगे 600, उसमें से 14.4 घटा दो तो 500, कितना 14.4 585.6 हो जाएगा। और प्लस 13 गुणे 45.8 कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104। ठीक है। 13 पचे 65 10 75, 13 चौको 52 और 7 59। इन दोनों को जोड़ के 25 से डिवाइड करना है। 6 4 10, 5 5 10 11, 9 8 17 1 18, 5 5 10 11, यानी इसको 25 से डिवाइड करना है। 25 चौको 100 हो जाएगा, फिर बचेगा 181, 25 सत्ते 175, और ये बचेगा 6 60, 25 दूना 50, 25 चौको 100, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 47.24। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो 28 संख्याओं का योग दिया गया था, उसमें से पहली 12 का योग औसत इतना, लास्ट उसके बाद की 13, यानी पहली 12 का योग, फिर उसके बाद की 13, यानी 25 का योग दिया गया। और जो 3 संख्या बची उनको छोड़ना ही है, तो उनसे हमें क्या मतलब, तो सीधे 25 से डिवाइड कर दो। कहा गया पाई चार्ट को पढ़ो और उत्तर करो। पाई चार्ट में क्या कहा गया, कहा गया पाई चार्ट shows the distribution of the students who appeared then in the annual examination from different institutes in 2020. total number of students is कितना, 3000। अब कहा गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम क्यू एस एंड टी, क्यू एस और टी का एवरेज, यानी क्यू प्लस एस प्लस टी के स्टूडेंट बटे 3, एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर बाई एक्स, यानी कि जो आर से अपीयर हुए इसका एवरेज और जो आर से अपीयर हुए इनका डिफरेंस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये पूछे। देखो क्यू एस और टी की बात करें, क्यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे और टी यहाँ पे, 86 और 82 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 168, 168 और 169.2 ये हो जाएगा, 169.2 ये हो गया। और इसमें 54 जोड़ना है, 54 जोड़ोगे तो 9 4 13, 6 5 11 1 12, ये 223.2 हो जाएगा, और बटे में 3 और माइनस आर कितना है, आर है 72। देखो अगर इसको काटोगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 चौको 12.4 माइनस 72 यानी 2.4, और ये सब डिग्री में हमने कैलकुलेट किया। आपको पता है कि अगर 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री बराबर 3000 है। देखो 360 डिग्री पूरा है और ये 3000 दिया गया, यानी अगर हम यहाँ से 36 डिग्री की बात करें तो 300, या हम 6 डिग्री की बात करें तो 50, या 0.6 डिग्री की बात करें तो 5, तो 2.4 डिग्री की बात करें, अगर 0.6 डिग्री 5 के बराबर है तो उसका 4 गुना यानी कि 20 के बराबर।
तो आपसे पूछा गया अगर ये x के बराबर, देखो ये x दिया गया था, तो x की वैल्यू किसके बीच लाई करती है? आप कहेंगे 18 से 22 के बीच लाई करती है। प्रश्न देखो सिमिलरिटी पे बेस्ड है। कहा गया ट्राइंगल ABC है, इसमें AB बराबर दिया गया 20, BC बराबर 7, AC बराबर 15, BC को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले फिगर ड्रा कर लिया करो। ABC इस प्रकार से ये है, सॉरी ये C नहीं, ये C है, ये D है, ठीक है। आपसे इस प्रकार से कहा गया, बढ़ाया गया, CD AB को 20 दिया गया, BC 7 दिया गया, ये 15 दिया गया, इसको x मानो और थोड़ी देर के लिए इसको m मानो। आपको आगे सिमिलरिटी दी गई, DA भी सिमिलर है DCA की, यानी यहाँ से कह सकते हैं DA कितना हो जाएगा? m बटे DC की वैल्यू x बराबर AB, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 20 बटे CA 15 बराबर DB कितना हो जाएगा? 7 + x बटे में DA कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 5 चौको 20, 5 तियाँ 15, यानी यम अगर 4y है तो x 3y है, तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 7 + x की जगह पे 3y बटे m की जगह पे 4y बराबर, मतलब 7 + 3y बटे 4y बराबर 4/3, यानी 21 + 9y बराबर 16y, यानी कि कितना हो गया भैया? ये हो गया आपका 7y बराबर 21, यानी y बराबर 3। अब y बराबर 3 हो गया तो आपने कहा था आप CD x है, यानी कि 3y के बराबर है, यानी 3 3 9, बात खत्म, ठीक है। एक कमोडिटी एक वस्तु है जिसकी प्राइस 23% से बढ़ जाती है, तो कहा गया एक फैमिली इस प्रकार से कंजम्पशन यानी खर्चा कम कर देती है कि जो खर्चा है वो केवल 5% बढ़ता है। मान लो कोई वस्तु 10 रुपये में मिलती थी या 100 रुपये में मिलती थी और 1000 रुपये वो खर्चा करते थे पहले उस वस्तु पे, अभी दाम बढ़ के 123 रुपये हो गए और कहा गया कि उनका खर्चा केवल 5% से बढ़ा, यानी 1000 का 5%, यानी 1050 ही हुआ। तो कहा गया कितना परसेंट उन्होंने खर्चा घटाया? पहले वो 100 के भाव से 1000 रुपये में कितना केजी यूज करते होंगे? 10 केजी। अभी हो गया 123 में 1050 रुपये में कितना यूज करते होंगे? अगर 1050 रुपये का सामान यूज करते हैं और भाव है 123, यानी कि 123 रुपये का मिलता है, तो कितना रुपया यूज करते होंगे, मतलब कितना केजी यूज करते होंगे? आप कहेंगे 1050 बटे 123। कहा कितने की कमी आई? आप कहेंगे पहले यूज करते थे 10 केजी, 10 केजी को हम क्या लिख सकते हैं? 1230 बटे 123 केजी, अरे कुल मिला के हर बराबर करने के, यानी पहले यूज करते थे 1230, अभी करने लगे 1050, यानी कमी कितने की आई? 80 की। कमी कितने की आई? 80 की। कमी कितने की आई? देखो 180 की, सॉरी 180 की, कितने पे? 1230 पे। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 18 बटे 123 गुणे 100, यानी 1800 में 123 से डिवाइड करना है। 1800 में अगर 123 से डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर कुछ 14.6% के अराउंड आ जाएगा। बोलो क्लियर? देखो कुछ व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 76, आप मान लो x व्यक्ति है तो कुल का वजन हो गया 76x। आप कहा गया 15 व्यक्ति आते हैं जो 72 किलोग्राम औसत वजन के साथ, यानी 15 किलोग्राम औसत, सॉरी 15 पर्सन आते हैं जो जिनका औसत वजन 72 किलोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, यानी इन्होंने ये कितना वजन लेके आते हैं? 15 × 72। अब व्यक्ति कितने हो गए? x + 15, तो अब औसत वजन कितना हो गया? x प्लस इतना बटे x + 15। और कहा गया अगर 5 व्यक्ति जिनका औसत वजन 84 किलोग्राम में छोड़ देते हैं, यानी पहले था 76x, उसमें से 84 वाले 5 निकल जाते हैं, यानी 84 × 5 निकल जाते हैं, तो कहा गया कि अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे? x - 5। कितने हो जाएंगे? अरे x थे जिसमें से कितने निकल गए? 5, यानी x - 5। अगर ये दोनों बराबर है तो आपसे कहा गया x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है भैया? दूसरा तरीका, अब इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कहता है कि औसत वजन था 76, ठीक है, अगर 15 व्यक्ति 4 किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं, यानी कि अगर x व्यक्ति होते तो प्रत्येक व्यक्ति, देखो 15 व्यक्ति 4 किलोग्राम कम औसत से लेके आ रहे हैं, यानी 60 किलोग्राम कम, और ये 60 डिवाइड होगा x + 15 पे, यानी 60 डिवाइड होने वाला है x + 15 पे, और ये औसत को कम करेगा, ठीक है, औसत को कम करेगा क्योंकि कम वजन वाले। दूसरे केस में कहा गया 84 किलोग्राम जिनका वेट था, उनके जाने के बाद 84 वाले जाने के बाद, अब देखो कम वजन वाले आएँ या ज़्यादा वजन वाले जाएँ, कम वजन वाले आएँ या ज़्यादा वजन वाले जाएँ, अगर एवरेज समान रहता है, यानी कि उनके कहने का मतलब हो गया कि कम के आने से वो एवरेज में जितने की कमी हुई उतने ज़्यादा के जाने से हुई। ज़्यादा कितना है? 1 किलो, एक व्यक्ति कितना औसत से ज़्यादा लेके जा रहा है? 8 किलोग्राम। ऐसे कितने व्यक्ति जा रहे हैं? 40। तो आप 40 ये कितने पे कम? x - 5 से,
यानी आपको ये दिया गया कि 60/x + 15 जो है वो 40/x - 5 के बराबर है। तो 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 3x - 15 बराबर 2x + 30, यानी x बराबर 45 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न बनेगा, आपको बस ये समझना है। अगला प्रश्न देखो, आपको पता है x³ - y³ का फॉर्मूला मैंने अलजेब्रा में कराया है कि x - y और xy के फॉर्म में होता है x - y × x - y का होल स्क्वायर + 3xy, ये फॉर्मूला होता है। अब आप दोनों जो दिया गया है उसको देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो y - x/xy आएगा, ये बराबर आ जाएगा 10 दूना 20, 21/2। आपको पता है y - x इधर जाएगा तो ये बटे x - y माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो गया -21/2 और गुणे 1/x - y यानी कि 9/7, यानी कि कितना हो जाएगा -27/2। ये कितने की वैल्यू हो गई 1/xy की, यानी यहाँ से xy बराबर हो जाएगा -2/27। यही सॉल्व करना है। तो आपसे कहा गया x - y कितना है 7/9 इंटू 7/9 का स्क्वायर 49/81 प्लस 3xy बोले तो कितना हो जाएगा भैया 3 गुणे -2/27 यानी -2/9। -2/9 को हर बराबर करने के लिए 9 से गुणा कर दो, यानी 18/81, यानी आपका हो गया 7/9 गुणे 31/81, 7 एकम 7, ये 217 हो गया, नीचे 729 हो गया। बोलो क्लियर है? ये प्रश्न अच्छा है, पीछे भी पूछा गया। अगर 3 डिजिट संख्या है, आपको पता है अगर 1 4 5 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप कहते हैं पहले वाली संख्या में 100 से गुणा, यानी सैकड़े वाले में 100 से, दहाई वाले में 10 से और इकाई वाली में 1 से गुणा कर दो तो ये संख्या की वैल्यू मिल जाती है। इसी प्रकार से ABC अगर कोई संख्या लिखी गई है, BCA लिखी गई है और CAB लिखी गई है तो इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100A + B, कितना B का कितना गुना 10 गुना, यानी कि +10B + C। अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 100B + 10C + A, और तीसरी संख्या की बात करें तो 100C + 10A + B। अब तीनों का योग निकालो, तीनों संख्याओं का अगर योग निकालोगे तो देखो 100A 10A और A यानी 111A हो जाएगा, 100B 10B और B 111B हो जाएगा, 100C 10C और C 111C हो जाएगा। 111 कॉमन ले लो तो ये A + B + C आएगा, यानी A + B C + C, यानी A B C की कुछ भी वैल्यू रखो ये संख्या हमेशा 111 इसका फैक्टर आएगा, और 111 का फैक्टर 37 है, तो अगर ये 111 से हमेशा कटेगी तो 37 से भी हमेशा कटेगी। वही वाला प्रश्न है इम्पोर्ट, कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहा गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाता है 2015 से 19 तक, इंपोर्ट ब्लू वाला है और जो ऑरेंज वाला है वो एक्सपोर्ट है। कहा गया एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ABC इन 2015, 17 एंड 18, 15, 17 और 18 में जो एक्सपोर्ट था, यानी 15, 17 और 18 में एवरेज एक्सपोर्ट यानी 150 और 200 350 और 350 और 280 630 का बटे 3 यानी कि 210 एवरेज हो गया। कहा गया इज व्हाट % ऑफ टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम 2015 टू 18, यानी कि 2015 से लेकर 18 तक के, 2015 से लेकर 18 तक के इंपोर्ट का कितना %? तो 180 इधर है, 200 इधर है, 380 हो गया, 2 580 630 600 930 950, यानी कि 210 950 का कितना % है यही पूछा गया। गुणे में लगा दो 100, ये कटा 5 से कटा 19, 5 से कटा 20, यानी कि 21 गुणे 20/19, यानी 21 गुणे 20 420, 19 से डिवाइड करना है, यानी 19 दूना 38, 4 40, 19 दूना 38, 22.1% के करीब। एक डीलर है जो अपनी वस्तुओं को 40% बढ़ा के रखता है, यानी 100 में खरीदा तो 140 में लिखा। कहा गया इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देके बेचता है, 15% और 25। 15% का डिस्काउंट मतलब 85/100 यानी 17/20 का बेचता है। 17/20 कितना हो जाएगा 20 7 140, 7 गुणे 17 यानी 119, और 119 पे फिर 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट मतलब इसके 3/4 का बेचता है। इनका 3/4 कितना हो जाएगा 357/4, 4 8 32, 4 9 36.25, यानी कि 100 की वस्तु बिक रही है 89.25 की, यानी कि नुकसान हो रहा है 10.75 का, और ये 10.75 का नुकसान 43 के बराबर है, यानी कि 10.75 यूनिट बराबर 43, यानी 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट बराबर 4 है तो मार्केट प्राइस पूछा गया है, यानी कि मार्केट प्राइस यानी 140, तो 140 560 के बराबर हो जाएगा। अलजेब्रा पे मुझे लग रहा है इस बार फोकस रहेगा SSC का। x² + 9y² बराबर 40, xy बराबर 4, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, y बराबर 2 पुट कर दो, x बराबर 2, यानी x बराबर y बराबर 2 पुट कर दो तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि तब ये 10y² बराबर 40 यानी कि y बराबर, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई। आपसे x³ + 27y³ की वैल्यू पूछी गई थी, x³ 2 का क्यूब 8 + 27 गुणे 8 216, यानी आपका कितना हो जाएगा 224 उत्तर हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न था, बोलो क्लियर।
अदरवाइज फार्मूले से भी कर सकते हैं। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया था, आपको ए भी दिया गया था, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया था, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी फार्मूला लगाना था। रेशियो का प्रश्न कहा गया ए बी सी के बीच में कोई धन इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, धन कितना है 2310 कि बी और सी का अनुपात 3:5 है, सी और ए का अनुपात 4:9 है, सी और ए का अनुपात 4:9। देखो अब दोनों केस में सी दिया गया, सी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, तो 20 बना लो, 5 और 4 कैलसियम यानी 20 बना लो। 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करोगे यानी 12 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करोगे यहाँ पे 20 और 45 हो जाएगा, यानी ए बी सी का अनुपात आ गया 45 12 और 20। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर के बीच का डिफरेंस 45 माइनस 20 यानी 25 है। कब? जब इनका टोटल शेयर कितना है 45 12 57 और 20 77 है, यानी अगर टोटल शेयर 77 तो इनके बीच का डिफरेंस 25, टोटल शेयर 77 बराबर 2310 यानी 1 बराबर 30, 1 बराबर 30 हो गया तो 25 बराबर हो गया 25 गुणे 30 यानी 750। देखो कहा गया ए और बी एक सर्कुलर पाथ पे अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं, इस प्रकार से कि वो एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इस डायरेक्शन में मूव करता है, एक इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर पहली बार वो यहाँ कहीं पे 3 मिनट बाद मिलते हैं, यानी 3 मिनट ये भी चल चुका था, 3 मिनट ये भी, और अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी और टोटल दूरी कितनी, देखो इन दोनों ने मिला के ये जब ये पूरी परिधि 1200 की है तो 3 मिनट में अगर ये दोनों मिलके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी पूरी दूरी कवर हो गई। ये 3 मिनट में इन्होंने पूरी परिधि के बराबर यानी 3 मिनट में 1200 मीटर कवर कर लेते हैं, यानी 1 मिनट में ये 400 मीटर कवर करते हैं, या 1 सेकंड में कितना कवर करते हैं 400/60 यानी कि 20/3 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड यानी कि S1 + S2। आपसे कहा कि बी की स्पीड 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो 10.8 को, तो हो जाएगा 18 छक्के 108 यानी 0.6 से गुणा, यानी कि बी की स्पीड तो 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ए और बी के मिलके 20/3 है तो ए की कितनी हो जाएगी 20/3 माइनस 3 यानी कि 11/3 मीटर पर सेकंड। अब अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 3 छक्के 18 66/5 यानी 13.2 किलोमीटर प्रति घंटे। कहे एक दुकानदार है वो सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा के रखता है, यानी 100 का खरीदता है तो 120 का बेच देता होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाए यानी 100 से बढ़ के 120 हो जाए और सेलिंग प्राइस 16% से बढ़ा दे, 120 का 16% कितना हो जाएगा 19.2 यानी 139.2 हो जाए, तो आपसे कहा गया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आप 120 की वस्तु अगर 139.2 की बिकती है यानी कि अभी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 19.2 का, 19.2 का 120 पे कितना परसेंट हो जाएगा बटे 120 गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 6 से कटेगा 3.2, 3.2 पंची 16%, तो आपका प्रॉफिट 16% का। जैसे यहाँ पे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही स्टार बैच में सारे कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेज आपको मिल रही हैं, तो आप स्टार बैच की क्लासेस फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट, फॉर प्री, फॉर मेंस सबके लिए देखना ना भूलें। वो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की, चाहे बैंक की, चाहे किसी भी एग्जाम की, उससे बेटर आपको मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पे नहीं मिलने वाली। बाकी अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी सेट आएंगे, अदरवाइज ऐसे प्रश्न आपका आएगा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को